ये आकाशवाणी है। निचली सीढ़ी आज प्रस्तुत है डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र के ओडिया नाटक तड़ोपाहाच का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक निचली सीढ़ी। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। ब्रूटन उस लड़के की शिकायत सुनकर खौल उठा और गहरी अंधेरी रात में अपने 2 गवाह लेकर घोड़े पर सवार होकर गरजता हुआ यहाँ पहुंचा। जिम्मेदार देवी प्रसाद किधर है? अरे ब्रूटन साहब, आइए आइए। तुमने हमारे साथ अच्छा खेल खेला जी, मगर तुमको मालूम होना चाहिए कि ब्रूटन जितना प्यारा दोस्त है उतना ही कठोर दुश्मन भी है, और दगाबाज को सजा देना वो अच्छी तरह जानता है। I will kill you। ब्रूटन साहब, पर बात क्या है साहब? आप इस आधी रात को मेरे स्वामी ने आपका क्या बिगाड़ा है साहब? वो सब हम आपको नहीं बताएगा। हम अंग्रेज है, औरत लोग के साथ कैसा बर्ताव करना होता है हम जानता है। लेकिन देखिए मालकिन, आप अगर अंदर चली जाएं तो अच्छा होगा। हाँ मालकिन, आप अंदर चली जाइए। नहीं साहब नहीं, हम औरतें अपने पति के सुख दुख में हमेशा साथ देती हैं। साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि बात क्या है। आप अंदर जाओ। नहीं, आप बताइए क्या बात है। तो सुनो, जो हस्बैंड जिम्मेदार देवी प्रसाद हमारी बेटी के साथ बेरोक टोक मिलने का चांस लेकर उसके साथ जबरदस्ती किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये सब नहीं सुनना था मालकिन। हाँ मालकिन, इस दगाबाज को हम माफ नहीं करेगा। उसके नाम किस करेगा, काला पानी भेजेगा। नहीं साहब नहीं। जमींदार साहब पर रहम कीजिए साहब, इतना कठोर ना बनिए। हाँ मालकिन, मालिक आप उनसे मुआवजा ले लीजिए। आप जो चाहेंगे ये दे देंगे। उन्हें जेल मत भेजिए सरकार, उन्हें जेल मत भेजिए। मालकिन पर रहम कीजिए हाँ साहब। सरकार, मालकिन पर रहम कीजिए। हाँ साहब, मुझ पर नहीं, इस खानदान पर दया कीजिए। इसे बेइज्जती से बचा लीजिए। बोलिए साहब, बोलिए, आप क्या चाहते हैं? कितना पाने से आप शांत होकर यहाँ से चले जाएंगे? हमसे ज्यादा हमारा बेटी को नुकसान हुआ। वो नया महल मांगता है। वो महल हमारी बेटी के नाम लिख देना होगा और खर्चे के लिए 50,000 रुपया देना होगा, और हमारे वास्ते उस महल के पास जो 50 एकड़ जमीन है वो लिख देना होगा। क्या तुमको ये सब मंजूर है? फिर मैंने तिजोरी से निकालकर उसी वक्त 50,000 रुपए दे दिए। तिजोरी खाली हो गई। जिस महल में हमें रहना था उसमें रहने लगा ब्रूटन, और तेरे पिताजी ने ब्रूटन के नाम वो 50 एकड़ जमीन भी लिख दी। सब चला गया। उस समय का 1 लाख आज 1 करोड़ से भी ज्यादा है। सरकारी माल गुजारी भरने के लिए पैसा न रहा। जो बची हुई जमीन थी उसका टुकड़ा टुकड़ा बिकता चला गया। तो यह आफत पिताजी ने खुद बुला ली थी। हाँ बेटी, और तब से तेरे पिताजी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, और आजादी के बाद जमींदारी भी चली गई। तब तो उनका दिमाग और भी ज्यादा बिगड़ गया, और सबसे ज्यादा तो तब बिगड़ा जब उन्हें मालूम हुआ कि वो लड़की ब्रूटन की अपनी बेटी नहीं बल्कि वेश्या थी। क्या वो उसकी बेटी नहीं थी? नहीं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ब्रूटन भारत छोड़कर
अपने देश लौट गया था। अब मैं समझी पिताजी क्यों ब्रूटन का नाम सुनते ही भड़क उठते हैं और उसे गोली मार देने की बात करते हैं। हाँ बेटी, चोर चला गया और तेरे पिताजी बंदूक लिए फिरते हैं। तो क्या उस महल में तुम लोग एक दिन भी नहीं ठहरे? नहीं। अच्छा ही हुआ, दिन भर भी ठहरे होते तो कष्ट होता। धन चला गया मगर मान सम्मान तो रह गया ना। बिना धन के मान सम्मान का अर्थ क्या होता है, अब तो अच्छी तरह समझ गई होगी रिमी। हाँ माँ, सिर्फ समझती ही नहीं महसूस भी कर रही हूँ। अच्छा माँ, अब तुम सो जाओ। अच्छा, मैं समर बाबू को देखती हूँ। अरे समर बाबू, आप अजीब आदमी हैं। जी, तब से अभी तक खड़े हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वो तस्वीर देख रहा था। ये तस्वीर? जी। आज का राजा कल फकीर, ये वाली? हाँ, बहुत बढ़िया है। हमारे ड्राइंग रूम के अनुकूल है। जी नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? ना कहने से भी मैं समझ सकती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरे यहाँ आने से आपकी तकलीफ बढ़ गई। तकलीफ तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं, वो तो रोज की साथी बन गई है। पिताजी को तो आपने देख ही लिया, और माँ लकवे की मरीज है, 5 साल से बीमार पड़ी हैं, और मेरा हाल तो देख ही रहे हैं। अतीत और वर्तमान दोनों मेरे लिए बराबर हैं। अकेले सारा कष्ट उठाना पड़ता है। आपको माँ बाप दोनों की सेवा करनी पड़ती है। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। आप मदद करेंगे? क्यों नहीं? आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं बिछौना साफ कर सकता हूँ, घर में झाड़ू लगा सकता हूँ, पानी गर्म कर सकता हूँ, दूध उबाल सकता हूँ, और बस बस, शुक्रिया। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप सो जाइए। यकीन कीजिए रिमी देवी, मुझे आज नींद नहीं आएगी। डरते हैं क्या? देखिए, बंदूक मैं ले आई हूँ और पिताजी भी सो गए हैं। सुबह 8 बजे से पहले तो उनकी नींद नहीं खुलती। लेकिन सुबह होने से पहले ही मुझे यहाँ से विदा लेनी होगी। पर पिताजी की बात नहीं भूलिएगा। कल शाम को डिनर है, जैसे भी हो जरूर आइएगा। क्या सचमुच डिनर हो रहा है? बड़ी भूल हो गई समर बाबू। कैसी भूल? क्या हुआ रिमी देवी? आपको खाने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं। अभी लाती हूँ। आज का राजा कल फकीर, कितनी सुंदर है ये तस्वीर। ये लीजिए, डबल रोटी के 2 स्लाइस हैं और ये थोड़ा सा दूध है। ओह थैंक यू। मुझे आशा भी नहीं थी कि आज रात को मुझे कुछ खाने को मिलेगा। शर्मिंदा ना कीजिए समर बाबू। देखिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप लोग भी हमारी तरह गरीब हो गए हैं। आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि आप अतीत को बेचकर गुजारा कर रहे हैं। हालत यहाँ तक आ पहुंची है कि आगे चलना मुश्किल हो गया है। मैं लड़की हूँ, आखिर कितना कर सकती हूँ। 2-4 पुराने मकान किराए पर लगा दिए हैं, उनकी मरम्मत हो सकती तो कुछ ज़्यादा मिलता, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं। थोड़ी सी खेती की ज़मीन है, किसान मनमानी करते हैं, देखता कौन है, और ऊपर से मुझे नौकरी करना भी मना है। आप नौकरी करेंगी? माँ बाप को बिना बताए मैंने एक नौकरी का इंतजाम भी कर लिया है। कहाँ? इसी कपड़े के कारखाने में, लेकिन पिताजी को मत बताइएगा। लेकिन कभी तो पता चलेगा। बाद को पता चलेगा तो मैं स्थिति संभाल लूंगी, लेकिन अभी जान जाएंगे ना तो ज्वाइन ही नहीं करने देंगे। अच्छा, कभी मौका मिला तो फैक्ट्री के रिसेप्शन काउंटर पर मुलाकात होगी। आपको कैसे पता चला कि मैं रिसेप्शन काउंटर पे काम करूंगी? सिवा उसके आप कंपनी के और किस काम को संभाल सकती हैं? अच्छा, जाने भी दीजिए, आपको बहुत तकलीफ थी। जाइए, आराम कीजिए। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, वो बात नहीं। तो फिर?
अच्छा समर बाबू, बताइए तो, इतनी थकान और इतने मानसिक असंतुलन के बावजूद मैं अंदर ही अंदर कुछ प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। क्यों, आप बता सकते हैं? सेवा और कर्तव्य पालन से मन में शांति पैदा होती है और शांति से प्रसन्नता पैदा होती है। कभी कभी मन में आता है कि रात के अंधियारे में घर बार छोड़कर चली जाऊं। कहाँ? कहीं भी, जहां ये पांव ले जाए। इस घर में रहने से बाहर चला जाना 100 गुना अच्छा है। आपकी मानसिक स्थिति समझता हूं रिमी देवी। आप अतीत और वर्तमान के संघर्ष से पिस चुकी हैं। हाँ समर बाबू, मेरा जीवन जीवन नहीं, काम करने वाली एक मशीन बन गया है। समर बाबू, आप मेरी मदद करेंगे? मैं? क्या मैं इस स्थिति में हूं कि आपकी मदद कर सकूं? मैं जानती हूं आप मदद नहीं कर सकते। सभी पुरुष भानु जैसे हिम्मत वाले नहीं होते। कौन भानु? भानु एक ट्रक ड्राइवर है। मेरी छोटी बहन सिमी उसी के साथ चली गई है। चली गई? मतलब ये कि वो उसे चाहती थी और अब दोनों शादी कर मजे में हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती रिमी देवी। आप इस तरह किसी के साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्या मैं लड़की नहीं हूं? मेरा शरीर के रक्त मांस के अलावा किसी और चीज से बना है। सब ठीक है, फिर भी आप इस तरह नहीं जा सकती। आप इतनी स्वार्थी नहीं हैं। अब तक आपको मैंने जितना जाना है, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आपको समझ लिया है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। लाख कोशिश करने पर भी ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो जाने दीजिए। पता नहीं क्या बके जा रही हूं मैं। माफ कीजिए। मैं फिर भी मैं आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। क्या फायदा ऐसी तारीफ से? आप आराम कीजिए अब। जी। रिमी, सोई नहीं क्या? इतनी रात गए क्या कर रही है? तुम्हारी नींद खुल गई क्या? हाँ, तू अब तक सोई नहीं? तुम सब सो गए थे ना, इसीलिए बैठी बैठी अपनी बात सोच रही थी। क्या? अपनी बात? हाँ, अपनी बात, निजी बात सोच रही थी। तुम ही बताओ ना, मैं खुद अपनी बात ना सोचूं तो फिर कौन है कि मेरी बात सोचे? ये तो तुम लोगों ने आराम से भुला दिया कि माँ बाप के नाते मेरे लिए तुम्हें भी कुछ करना है। बेटी, तू हमें दोष दे रही है? तो क्या तुम लोगों ने सोचा है कि अड़ोस पड़ोस के लोग तुम्हारी बेटी के लिए परेशानी उठाएंगे? क्या? जो भी रिश्ता आया उसे वंश की मर्यादा के विरुद्ध बताकर ठुकरा दिया। बेटी, अगर जिस किसी के हाथ में देकर किसी भी घर में भेज दिया होता तो क्या तू खुश होती? कोई भी घर इस घर से अच्छा होता माँ। क्या तू अपने ऊंचे कुल की बुराई करती है? बुराई? कभी कभी इस झूठे दिखावे पर लात मारने को जी करता है। एक बहन तो ट्रक ड्राइवर के साथ, तू भी तो जा सकती थी। मैं ही रह गई यहाँ कष्ट और यंत्रणा के भंवर में डूब मरने को। जो मन में आए बकती जा। मैं तो, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। अब उठना बैठना मुश्किल हो गया है ना? 5 साल पहले तो ये हाल नहीं था, तब क्या कर लिया? सच बताना माँ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकने की हिम्मत है तुम में? बोलो, है? ऊंचा वंश या ऊंचा कुल न होने के कारण जिन लड़कों को ठुकरा दिया, उन्हें तो लड़कियों का अभाव नहीं रहा। लेकिन तुम्हारी बेटियों को वर नहीं मिला, वो घर बैठी बूढ़ी हो चुकी। हमसे ज्यादा गरीब घर की लड़कियां तक शादी करके अपना घर बसा रही हैं। जमींदार के घर में पैदा होने से क्या किसी का शरीर सोने का बना होता है? तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनने की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी रिमी। मैंने कसम खाई थी
कि अपने मन की ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन माँ तुम ही बताओ कहां तक झेलूं? मैं अपने आप को जलाती हुई तुम्हारे खानदान को कब तक रोशन करती रहूंगी? बेटी सच मान माँ, मुझसे और नहीं सहा जाता, मुझसे और नहीं सहा जाता। रो मत बेटी, रो मत, चुप हो जा बेटी, दोष तो हमारा है। हाँ बेटिया, मेरे पास आ, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, फिर तेरी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते बेटी, मत रो, चुप हो जा, चुप हो जा। माफ करना माँ, मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हारी इस हालत में मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना, भूल जाना ये सब। ये खटखट कैसे है? इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। शायद कोई मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। चुप, आप उस तरफ कमरे में छुप जाइए। लेकिन ओहो, वही कीजिए जो मैं कह रही हूँ। ठीक। मैं नहीं चाहती कोई आपको पकड़ कर ले जाए। कौन है? मैं हूँ दीदी, मैं सिमी, दरवाजा खोल। अरे सिमी, तू? दीदी इतनी रात को, इतने दिनों के बाद दीदी की याद आई है। अरे अंदर आना। हाँ ना दीदी। क्यों, हिम्मत नहीं होती? हाँ दीदी, अपने ही घर में आज मैं अजनबी जैसी हो गई हूँ। मुझे पता है कि पिताजी गुस्से में हैं। माँ ने तो खबर दी थी कि वो मेरा चेहरा तक नहीं देखेंगी, फिर भी मुझसे रहा नहीं गया और चली आई। भानु कहाँ है? यहाँ तो ट्रक भी नहीं दिखता, तुझे यहाँ छोड़कर। हाँ दीदी, यहाँ थोड़ी दूर पर एक ढाबा है, कहने लगे कि वहीं रात बिता लेंगे और सुबह सुबह आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अजीब आदमी है। उन्हें ऐसी आदत है। दीदी, माँ सो रही है ना, मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है? किससे? अपने माता पिता से? दीदी, पगली कहेंगी। अरे माँ से इतना डर? तूने कोई पाप थोड़ी किया है। अरे अपनी खुशी से अपना वर चुना और शादी कर ली। समर बाबू जी, बाहर आ जाइए। हाँ? अब छुपने की जरूरत नहीं है, सिमी आई है, मेरी छोटी बहन। जी हाँ, मैंने सब सुन लिया है। सिमी, ये है मिस्टर समर, एक मजदूर नेता। नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ छुपे हुए थे? जी, उस अलमारी के पीछे। तभी सिर पर मकड़ी के जाले लग गए। अरे बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगी है ना। लेकिन मुझसे इस तरह छुपने की क्या जरूरत? अरे वो कुछ नहीं, अंदर आजा सिमी, आना। चल। दीदी, माँ जाग रही है। माँ? हाँ देखो माँ, कौन आई है। कौन? सिमी, तेरी छोटी बेटी सिमी। माँ, सिमी? उसे इस घर में कदम रखने को किसने कहा था? अरे कोई क्यों कहने लगा? हर लड़की अपने मैके आती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। छूना मत मुझे, खानदान का मुंह काला कर दिया। तेरा चेहरा देखने से पहले मुझे मर जाना चाहिए। देखो माँ, डॉक्टर ने तुम्हें गुस्सा करने को मना किया है, और सिमी तो तुम्हें देखने आई है। माँ, मुझे देखने? मैं कौन लगती हूँ उसकी? मेरा सिर नीचा करके अब आई है कटे पर नमक छिड़कने के। ऐसा मत कहो माँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। किसी का हाथ पकड़कर किसी के घर बहू बनकर जाना क्या पाप है? अरे क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? पूछ तो सकती थी। हाँ, बिना पूछे चला जाना गलत जरूर है, पर माँ मैंने जानबूझकर ये गलती की है। सच में गलती करके तू जीत गई, और गलती न करके मैं हार गई। इस घर की बेटी एक ट्रक ड्राइवर के साथ चली जाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ट्रक ड्राइवर भी इंसान होते हैं माँ। हाँ हाँ, इंसान होते हैं। अरे क्या वो समाज में शरीफों के साथ बैठ सकते हैं? ना बैठ सके तो क्या? वो चोरी तो नहीं करते, मेहनत की कमाई से गुजारा करते हैं।
झूठे शरीफ कहलाने वालों की तरह डाका तो नहीं डालते, किसी का गला तो नहीं घोटते। उन शरीफों से वो बहुत ऊपर हैं। फिर भी इस घर का दामाद होगा एक ट्रक ड्राइवर। छी छी माँ, कभी सोचा भी नहीं था। तू जितना चाहे मेरा अपमान कर ले, गाली दे ले, पर उनका अपमान मत कर। मेरी नजर में वो बहुत बड़े हैं। तेरे लिए बड़ा हो सकता है, पर हमारे ऊंचे कुल की प्रतिष्ठा तो। माँ, उन पुरानी बातों को दोहराने से क्या मिलता है, जाने भी दो ना। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलने आई है। देख माँ, आज वो कितनी सुंदर लग रही है। माथे पर उगते सूरज की तरह सिंदूर का टीका, गुलाबी गाल, भरा चेहरा, उज्जवल भविष्य के सपने देखती आंखें। दीदी देख ले माँ, आंखें ठंडी कर ले। तुम्हारी बेटी सिमी कितनी खुश नजर आती है। माँ, बेटी खुश है ये क्या कम है। सिमी, क्या तू सचमुच खुश है? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। उसे गले लगा ले माँ। कुछ भी हो, वो तुम्हारी बेटी है, छोटी बेटी। माँ, माँ, हाँ बेटी, हाँ मेरे पास। अच्छा, ये तो बता, इतनी हिम्मत कहाँ से पाई तूने? कहाँ से सीखी इतनी बातें? माँ मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। देख, जब से तू गई है ना, देख रिमी तो सूख के कांटा हो गई है। फूल सा चेहरा मुरझा गया है इसका। अब तू आ गई है ना बेटी, तो जरा अपनी दीदी के बारे में भी सोच। सिमी तो मुझसे छोटी है, वो मेरे लिए क्या सोचेगी? पहले मुझे उसके लिए सोचना चाहिए था। नहीं दीदी, तुझे देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बात छोड़, चला माँ को चुपचाप सोने दे। उधर समार बाबू बैठे हैं, तू जाकर उनके साथ कुछ गपशप कर, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा दीदी। समर बाबू, जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही सिमी जी। समर बाबू, दीदी के बारे में आपकी राय तो मुझे मालूम नहीं, फिर भी सच मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं, लेकिन एकदम बुद्धू हैं। जी, मैंने उन्हें इतने नजदीक से नहीं देखा है, इतने पास आए ही नहीं हैं। नहीं आए? ये भी दीदी के बुद्धूपन का ही एक सबूत है। लो, शायद आपकी दीदी आ गई। ले सिमी, चाय ले। लाओ। समर बाबू, आप भी थोड़ी सी लीजिए ना। जी, दे दीजिए। हालांकि इतनी रात गए मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। लेकिन दीदी ने जो बनाई है, मना कैसे कर सकेंगे? आप इसके बात का बुरा न मानिएगा, एक नंबर की बात होनी है ये। अच्छी है, हंसमुख और जिंदा दिल। क्या आप कह रहे हैं? आप तो विद्रोह, बोनस, पूंजी, मेहनत, मुर्दाबाद, जिंदाबाद जैसे शब्दों के दायरे में रहने वाले हैं। इसीलिए तो ये सब सपना सा लग रहा है। सच पूछिए रिमी देवी, तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी परियों के मुल्क में आ गया हूँ, यही ना? अच्छा, आप आराम कीजिए। चल सिमी, ऊपर के कमरे में चले। चलो दीदी। अच्छा समर बाबू। अच्छा। एक बात कहूँ, तुम्हारी पसंद की दाद दिए बिना नहीं रह सकती। समर पढ़े लिखे तो हैं ही, खुश मिजाज भी हैं। अच्छा, इतने कम समय में बहुत कुछ जान गई है तू। अच्छा, रहने दे। अब तू बता, कैसी है तू? मैं हर घर गृहस्थन की तरह। कुछ भी हो सिमी, तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ। दीदी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में कम से कम प्रेम प्रसंग की शुरुआत तो हुई। प्रेम प्रसंग? कैसा प्रेम प्रसंग? अरे, इसमें शर्म की बात क्या है? तुम्हारे जीवन में एक अवसर आया है दीदी, उसे तू कहना क्या चाहती है? देखो, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं आज ही तुम दोनों की बात पक्की कर दूंगी। हम दोनों की? तो क्या पक रही है तू? डर लगता है क्या तुम्हें? दीदी डरो मत, हिम्मत करो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगी।
इस घर की बेटियों को अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। मैं तो चली। अरे सुन तो, सिमी, तेरा सिर फिर गया है क्या? ओ सिमी, तू कुछ भी नहीं जानती। मैं नीचे होकर आती हूँ। नहीं सिमी, तू वहीं रुक जा, मैं नीचे जाता हूँ। पिताजी, आपकी नींद कैसे खुल गई? सिमी ने खोल दी। माफ कर दीजिए पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सब सुन लिया। मैं आपके पांव पड़ती हूँ पिताजी। इसमें दोष ना तो दीदी का है और ना समर बाबू का। मैंने तो सिर्फ कल्पना की थी कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। पिताजी, अब पाँव फटने वाली है। थोड़ी ही देर में समर बाबू यहाँ से चले जाएंगे। आप उनका अपमान करने नीचे न जाइए पिताजी। नहीं रिमी, मुझे जाना ही होगा। मेरे जीते जी इस घर में दूसरी भूल नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। पिताजी, यहाँ किसी ने कोई भूल नहीं की है। तूने की है। बोल, नहीं की है? मुझसे छुपाकर तूने शादी की। क्या क्या तूने हमारा, अपने पिता का अपमान नहीं किया? पिताजी, उस भूल के लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर समर बाबू बहुत अच्छे हैं। पिताजी, वो गरीब है तो क्या, वो जनता के सेवक हैं। मैं सोच रही थी कि अगर दीदी के साथ मेरे होते हुए रिमी के भविष्य के बारे में सोचने वाली तू कौन होती है? नहीं पिताजी, नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते। देखिए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी पिताजी। मत रोको सिमी, उन्हें जाने दो। लेकिन दीदी, ये बंदूक इसे क्यों ले जा रहे हैं पिताजी? ले जाने दे, उसमें कब से गोली नहीं भरी गई। खड़े क्यों हैं पिताजी? जाइए। आप रिमी की जिंदगी के साथ जो खेल खेलना चाहते हैं खेलिए। लेकिन बेटी, आज मैं खेलने नहीं जा रहा हूं। आज सनीदा देवी प्रसाद अपनी मर्जी से ऊपर की मंजिल से नीचे उतरने जा रहा है, अपनी बेटी की भलाई के लिए। हाँ, एक निर्दोष निस्वार्थ लड़की के भविष्य को नष्ट होने से बचाने के लिए। आज वो एक ही सांस में इस ऊंचे संभ्रांत कुल की ऊंची सीढ़ियों को पांव से नीचे कुचलता हुआ निचली सीढ़ी पर खड़े होने के लिए आगे बढ़ रहा है। हाँ, आज उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं। पिताजी। हाँ बेटी, इस नन्ही सी सिमी ने आज मेरी आंखें खोल दी। धन और ऐश्वर्य की दृष्टि से तुम्हें कब से ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल पर आ गया था। अब मैं इस झूठी मान मर्यादा के नाम पर तुम्हें और यातना नहीं दे सकता। लेकिन पिताजी, जिसे आपने पुलिस के हवाले कर देने की धमकी दी थी, जिसे थोड़ा सा रुपया चंदा देने से इनकार कर दिया था, उसी दीनानाथ का बेटा आज आपकी बात सुनेगा, ये आप कैसे सोच रहे हैं? वो सब मैं देखूंगा रिमी। बस तुम दोनों मुझे हिम्मत दो, मुझे साहस दो। पर पिताजी, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए आपका अपमान हो। मैं दीनानाथ को अच्छी तरह जानता हूँ। दीनानाथ जैसा शक्तिमान और चरित्रवान आदमी इलाके भर में एक ही था, और ये समर उसी का तो बेटा है। मुझे उस पर भरोसा है बेटी, पूरा भरोसा है। पिताजी, मैं चला निचली सीढ़ी पर, वहां पहुंचकर मिथ्या दर्प से मुक्ति पालूंगा। फिर न कोई चिंता होगी, न डर। प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, मद, अहंकार, दंभ, गर्व, सबका अंत हो जाएगा। पिताजी, रिमी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है, पर अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। डिनर का इंतजाम मैं खुद करूंगा। पिताजी, हाँ, हम पहले भानु का स्वागत करेंगे। जरूर। अब मुझे नीचे उतरने दो, ताकि मैं बदलते समय की मांग को स्वीकार कर सकूं। बदलते समय की मांग को मैं स्वीकार कर सकूं।
निचली सीढ़ी। अभी आपने डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र के ओडिया नाटक ताड़ोपाहाच का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री वैरागी चरण मिश्र ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद्र जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। समर श्री नीरज शर्मा, रिमी श्रीमती वीना होरा, मां श्रीमती राजकुमारी प्रसाद, जमींदार देवी प्रसाद श्री अरुण माथुर, सिमी श्रीमती सुचित्रा गुप्ता, ब्रूटन श्री महेंद्र सूद, अन्य स्वर थे श्री सतीश महाजन और श्री सुशील बैनर्जी के। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।